हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, परमाणु और अणु। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाली क्लासेस में 10th और 11th में इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु कहलाता है। ये परमाणु की डेफिनेशन हो जाएगी। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर का खोखला भाग। नाभिक किसी भी परमाणु का वह केंद्र बिंदु होता है जिस पर नाभिक का समस्त द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है या डिपेंड करता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर की जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। आगे हम समझते हैं कि अणु क्या होता है। अणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ जरूर क्रिया करेगा, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल अणु जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे कि नमक का अणु NaCl, सोडियम और क्लोरीन दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो अणु में जो अणु जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है वे परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे जल का अणु H2O। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी महर्षि कणाद ने दी थी। इन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे कणों में लगातार विभाजित करते जाएं, तो एक अंत में ऐसी सीमा भी आ जाएगी जिसमें बचे हुए जो सूक्ष्म कण हैं उसको विभाजित करना संभव नहीं होगा। इस सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा। लेकिन काफ़ी वैज्ञानिक सोर्सेज ना होने के कारण इन्हें परमाणु का जनक या खोजकर्ता नहीं माना जाता। अगर ये बात आए कि परमाणु का खोजकर्ता कौन है, परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी। आगे हम समझते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। वैज्ञानिक लवाइजिए और प्राउस्ट ने बताया कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान वो कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करेंगे। इन नियमों और सिद्धांतों को ही रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये दो होते हैं, दो नियम और सिद्धांत होते हैं जिनका हर रासायनिक समीकरण में पदार्थ पालन करते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बात करें, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ जो अभिकारक है, अभिकारक हम उन पदार्थों को कहेंगे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद है। तो अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा, जो परमाणु भार और अणुभार कुछ भी जो हो, इनका जो योग होगा वो बनने वाले पदार्थ के भार के बराबर होगा, द्रव्यमान के बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। दूसरा नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। इसमें यह बताया गया कि यदि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान रहेंगे, चाहे उस यौगिक को हमने किसी भी विधि से या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे किसी भी सोर्सेज से प्राप्त किया गया हो। एग्जाम्पल, जैसे जल एक यौगिक है और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होगा। इसी प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ये स्थिर अनुपात का नियम था। अब हम समझेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वैज्ञानिक डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में क्या क्या अपने विचार या सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनके अनुसार पहला ये था कि सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को ही हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु अविभाज्य कण हैं, जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होंगे। यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। अब हम समझते हैं कि परमाणु का आकार कैसा होता है। देखिए, परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण है। इसे सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं या 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि जो हम रासायनिक विज्ञान में तत्वों के बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं, उनके प्रतीक और नाम या मात्रकों को स्वीकृति कौन देता है। देखिए, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम होता है कि किसी भी तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करना। IUPAC के द्वारा किसी भी तत्व का जो प्रतीक होगा वो पूरे विश्व में हर जगह मान्य होगा। जैसे कोबाल्ट का प्रतीक CO है, तो हर जगह हम जहाँ भी पढ़ाया जाएगा तो कोबाल्ट का प्रतीक CO, कैपिटल C और स्मॉल o ही पढ़ाया जाएगा, ना कि CO गलत हो जाएगा, केवल C स्मॉल o इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने कुछ तत्वों के प्रतीक, परमाणुओं के प्रतीक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक लिखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से याद कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। इनमें कुछ और भी प्रतीक हैं, जैसे गोल्ड यानी सोना, उसका प्रतीक AU होता है। आयोडीन का I होता है। सिल्वर यानी चांदी AG होता है और यूरेनियम का प्रतीक U होता है। इन्हें भी हमने समझ लेना है, क्योंकि इनके भी बारे में आगे लगातार पूछा जाता है। अब हम समझते हैं परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान किस प्रकार से मापा जाता है। देखिए, परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि इसे सामान्य आँखों से तो छोड़ो, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। मैंने अभी बताया कि इन्हें देखने के लिए अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो ये इतना छोटा होता है कि इसका द्रव्यमान ग्राम में नापना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सन 1961 में IUPAC जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने इनके द्रव्यमान को मापने के लिए एक सूक्ष्म इकाई का निर्माण किया। इस इकाई को AMU या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो U कहते हैं। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक AMU में 1.6 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। जो हम चार्ट में पढ़ते हैं या समझते हैं कि कार्बन का C12, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है। इसे हमने अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु के अस्तित्व के बारे में, कि आखिर परमाणु हमें किस रूप में मिलता है। देखिए, अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये हमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। ये किसी अणु के रूप में या आयन के रूप में ही प्रकृति में मिलते हैं। केवल अक्रिय गैस ही ऐसी होती हैं जिनके परमाणु मुक्तावस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। इनमें जिनोन
कुछ कंडीशन में क्रियाशील होता है जिसमें इसके कुछ यौगिक पाए गए हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि परमाणु के जो अणु होते हैं, परमाणु के अणु या आयन अत्यधिक लाखों करोड़ों की संख्या में आपस में संयुक्त होकर, पुंजित होकर वह पदार्थ बनाएंगे जिस पदार्थ को हम देख भी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू भी सकते हैं। यह परमाणु के अस्तित्व के बारे में कुछ खास बातें हो गई हैं। अब हम समझते हैं कि आयन क्या होता है। आवेश युक्त परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन और अमोनियम आयन। देखिए, आयन बनता कब है? प्रत्येक परमाणु की बाहर की कक्षा में 1 से लेकर 7 तक यदि इलेक्ट्रॉन हैं तो परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बनने वाला आयन धनायन कहलाता है। जैसे सोडियम की बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इसे त्याग देता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो ये सोडियम का आयन बनेगा। इसी प्रकार से यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, तो बनने वाला आयन ऋणायन कहलाएगा। इससे हम समझ लेंगे कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। यदि मैं ये लिखूं केवल Na, तो अब ये आयन नहीं है, अब ये परमाणु है जो विद्युतीय उदासीन है। लेकिन यदि मैं Na+ लिखूं तो इसका मतलब है ये सोडियम का आयन है। और कौन सा आयन है? धन आयन। तो दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेना, समझ लेना, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आपको इसका अच्छे से फ़ायदा मिल सके। यदि कहीं भी बताते वक्त कोई त्रुटि हो गई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।